हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग आज एक सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं जिनको हम केवल 2 लेक्चर में कवर करेंगे। आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने एग्रीकल्चर फाइनेंस को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक समराइज वे में एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको ये सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा, जो कि हम केवल 2 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सारे कंसेप्ट A to Z जो बातें हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन क्या आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूँगा। दैट मीन्स कि थोड़ा सा अगर आप पैसेंस के साथ लेक्चर को देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होगा, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, कोई लोड नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अकबका के कुछ नहीं मिलता है। आपके एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो एक अच्छा सा कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नाउ अब थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ कि भैया फाइनेंस क्या होता है। एग्रीकल्चर फाइनेंस तो बाद की बात है, पहले मुझे ये बताइए कि फाइनेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? फाइनेंस से आप क्या समझते हो? ठीक है, फाइनेंस का सिंपल सा मतलब होता है सर मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है? फाइनेंस कहलाता है। कैपिटल मतलब हो गया पूंजी, जो भी आपके पास पूंजी है ना, जिसको आप अब बिजनेस के लिए अपना किसी भी काम के लिए यूज़ कर रहे हो, उसको अगर आप प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे तो दैट इज़ नोन एज फाइनेंस। अब ये कैपिटल जो होता है ना, आपका 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है आपका ओन कैपिटल, हो सकता है कि वो पूंजी जो है वो आपका खुद का हो, आपने अर्न किया हो, ये पूंजी मतलब आपका खुद का है। दूसरा होता है क्रेडिट कैपिटल। क्रेडिट कैपिटल, क्रेडिट कैपिटल का मतलब क्या है कि भैया हो सकता है कि उसको आपने किसी साहूकार से, किसी लैंड ओनर से, मतलब किसी रिश्तेदार से आपने उसको लिया है। ठीक है, कई बार होता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम रिश्तेदार से पैसे मांगते हैं कुछ बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ये एक जो हो गया, तो दैट इज़ अ क्रेडिट कैपिटल, जो आपका नहीं है, किसी और से आपने लिया है। अब क्रेडिट कैपिटल जो है वो आपका 2 जगह से आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट कैपिटल को हम लोग लोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लोन बोल दीजिए, इसको क्रेडिट तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब इसको आप 2 जगह से ले सकते हो। एक इसका सोर्स होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। मतलब एक जो कि आप प्रॉपर बैंक से ले रहे हो, है ना, वो आता है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर। लेकिन जो आप रिलेटिव से ले रहे हो, जो आप साहूकार से ले रहे हो, आप किसी अनदर पर्सन से ले रहे हो, वो किसके अंदर आता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर आता है। हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको यहाँ पे समझने को मिला होगा कि फाइनेंस क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए दूसरा हम बात करते हैं, इसी से मिलता हुआ एक ब्रांच आया, दैट इज एग्रीकल्चरल फाइनेंस। ठीक है, जो कि मोस्टली एग्रीकल्चरल से डील करती है। जैसे मान के चलिए कि ये आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड मान के चलिए। ठीक है, या फिर आपका एग्रीकल्चर फार्म है, कुछ भी है। ठीक है, तो इस बिजनेस को, है ना, हम मैनेज करेंगे, मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे मैनेज करना क्या कहलाता है? आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस। मतलब कि ये बिजनेस है, ये बिजनेस का हम फाइनेंशियल लेवल पे एग्जामिन करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर फाइनेंस। नहीं समझ में आया भाई? सिंपल सी बात है कि आपने कुछ पैसे लिए और आपने क्या किया, एक छोटा सा इंटरप्राइजेस खोला, स्टार्टअप खोला, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है। ठीक है, अब क्या किया कि इसको हम अब क्या करेंगे भैया, हम बनाते हैं ना, बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो क्या करते हैं मोस्टली हम उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा लॉस हुआ, कितना हम लोगों ने इनपुट लगाया, तो मतलब उसको हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं कि भैया हमको प्रॉफिट भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हमने इसमें इनपुट लगा दिया, कितना हमको आउटपुट मिल रहा है, कितना हम वेजेस दे रहे हैं। तो सारे चीज़ें जो आती हैं वो किसके अंदर आती हैं? एग्रीकल्चरल फाइनेंस के अंदर। ठीक है, मतलब कि मैनेज करना कैपिटल को एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में। ठीक,
समझ में आ गई बातें। तो ये था हमारा एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अब लिखा हुआ देखिए, अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करूँगा मैं कि लिखा हुआ टू लाइन पढ़ाऊँ, क्योंकि एक लंबा फिर हमारा लेक्चर हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसे डाउनलोड कीजिएगा, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सारी बातें समझ में आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, मोस्टली लिखा हुआ है कि फाइनेंस रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द इनपुट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट प्रोडक्शन। देखिए कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी मान के चलिए गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम लेजने के लिए, है ना, उसको मोबिलाइज करवाने के लिए हमें इनपुट की रिक्वायर्ड होती है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंस के, है ना, फाइनेंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहुत हमारा पॉवर्टी, बहुत सारा किसान हमारा जो है वो मोस्टली गरीब ही होते हैं, तो वो उनको भी अपना कुछ प्रोडक्शन करना, कुछ कल्टीवेशन करना है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी किसका सहारा लेते हैं, क्रेडिट का, मतलब वो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ लेके अपना काम को पूरा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब दूसरा टॉपिक हमारा है नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। भैया एग्रीकल्चर फाइनेंस का जरूरत क्यों पड़ा? अगर मान के चलिए कि एक नॉर्मल सा किसान है, उसके पास इतना ज़्यादा इनपुट नहीं है कि उतने ज़्यादा इनके पास पैसे नहीं है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, हम खेती कर सके, फर्टिलाइज़र खरीद सके, है ना, बीज खरीद सके, तो इनके पास पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा फाइनेंस इनको हेल्प करेगा, तो एक किसान क्या होंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो इनके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम परचेस कर सकें अच्छे क्वालिटी के एग्रीकल्चर इनपुट। इसके अलावा हमें गरीबी से ये बचाता है। जैसे मान के चलिए कि किसी घर में शादी है ना, हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये फाइनेंस क्या करते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, है ना। तो आप बैंक से सहारा ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपके काम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैंक हेल्प करती है। ठीक, समझ में आ गया। तो अब यहाँ तक आपको दो चीज़ समझ में आ गई होगी कि भैया एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है, इनकी नीड क्यों पड़ी, और ये फाइनेंस क्या होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब देखिए, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ एग्रीकल्चर फाइनेंस की, तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एमसीक्यू आता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो आपका आता है, हम टाइम के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आता है आपका शॉर्ट टर्म लोन। देखिए शॉर्ट टर्म लोन का जो टाइम पीरियड है आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट टर्म लोन जो है ना, वो कितने दिनों के लिए दिया जाता है, तो अप टू 15 मंथ, याद रखिएगा 15 महीनों के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और ये दिया जाता है किसके लिए, ताकि आप लेबर के जो पेमेंट हैं उनको क्लियर कीजिए, है ना। आप फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए, फॉडर जो आपके मतलब पशु हैं उनके लिए फॉडर खरीदने के लिए, चारा खरीदने के लिए, ठीक है, इनके लिए ये दिया जाता है। और ये मोस्टली इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं, जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, मनी लेंडर हो गया, ठीक है, ये सब आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो ये मोस्टली शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो 15 महीनों के लिए दिया जाता है। छोटे छोटे इनपुट्स होते हैं उनको खरीदने के लिए, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, सीड्स हो गया, फॉडर हो गया, इनके लिए दिया जाता है शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, नो, अगला आता है मीडियम टर्म लोन। अब मीडियम टर्म जो लोन होता है ना, वो 15 मंथ से लेके 5 साल तक, मतलब आप 15 महीने से 5 साल तक ले सकते हैं। ठीक है, आप मतलब आपको 5 साल से पहले रिपे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्यों लेते हैं, अब इसमें हमको अगर मान के चलिए कोई जानवर खरीदना है, हमको गाय खरीदना है, भैंस खरीदना है, हमको एक प्रॉपर पशुपालन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मीडियम टर्म लोन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हमें मान के चलिए कुआं खुदवानी है, या फिर हमें कोई फार्म लैंड डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, हम मीडियम टर्म लोन की तरफ जाएंगे। ठीक, समझ में आ गई बातें। और इसके लिए हमें जो एजेंसीज हेल्प करती है वो आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, मनी लेंडर्स हो गए, है ना, ये सारे जो हैं वो हमें इस टाइप के मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। तो याद आप सिर्फ इतना रखिएगा कि ये किस किस प्रोस्पेक्ट के लिए दिया जाता है। तो कैटल के लिए, बिल्डिंग अगर आपको रिपेयरिंग करवाना है, कुआं खुदवाना है, इक्विपमेंट खरीदनी है ना, उनके लिए दिया जाता है। टाइम पीरियड कितना होता है, 15 मंथ से 5 ईयर। ठीक, अगला आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन जो होता है ना, वो अगर आपको मान के चलिए ट्रैक्टर खरीदनी है, आपको ज़मीन खरीदनी है ना, तो उनके लिए मोस्टली ये दिया जाता है। और ये इनका जो टाइम पीरियड होता है वो मोर देन 5 ईयर होता है, मतलब 5 साल से ज़्यादा तक टाइम के लिए आप लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपके कॉमर्शियल बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है वो सब हेल्प करते हैं। ठीक,
इज इट क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 3 टाइप के लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? टाइम भूलिएगा नहीं, टाइम पे ही यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। नो, अगला आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पे भी आपके 3 टाइप के लोन हो सकते हैं, प्रोडक्टिव लोन, कंजप्टिव लोन और अनप्रोडक्टिव लोन। ठीक है, प्रोडक्टिव लोन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये लोन जो है वो किन को दिया जाता है, तो ये लोन हम देते हैं मोस्टली फर्टिलाइज़र के लिए, ठीक है, सीड खरीदने के लिए, स्मॉल एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जैसे खुरपी वगैरह हो गया, है ना, उनके लिए देते हैं, लैंड इंप्रूवमेंट के लिए देते हैं, वेजेस के लिए देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो मोस्टली इसका यूज़ हम डायरेक्ट मतलब कि यूज़ करेंगे फील्ड के अंदर, उससे हमें प्रोडक्शन मिलेगा, तो डायरेक्ट हम उसके लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज़ क्लियर? अरे भैया हम मान के चलिए लोन लिए, उससे फर्टिलाइजर खरीदे, उसको डायरेक्ट हम फील्ड में अप्लाई करेंगे, देन हमारा प्लांट ग्रो होगा, इससे हमारा फसल आएगा, उसको फिर सेल करेंगे, उसको हम डायरेक्ट से फिर अपना लोन चुका कर देंगे, है ना, रिपे कर देंगे। तो इसके लिए जो दिया जाता है उसको हम प्रोडक्टिव लोन बोलते हैं। कंजप्टिव लोन क्या होता है? ये वो लोन होते हैं जिनको अगर मान के चलिए हमें कार खरीदनी है, हमें मोटर खरीदनी है, हमें एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, ठीक है, हमें पर्सनल यूजेस के लिए लोन चाहिए, तो उसके लिए जो हम लोन लेते हैं वो हमारा कंजप्टिव लोन के अंदर आता है। ठीक, समझ में आ गया बातें? यहाँ तक कोई डाउट? भैया प्रोडक्टिव लोन सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमें ऐसे जगह पे इसको लगाना है जहाँ से डायरेक्ट हमें प्रोडक्शन मिले, अगेन हम उसको सेल करेंगे और हमारा फिर अपना लोन जो है वो रिपे कर देंगे। कंजप्टिव जो अपने काम के लिए ले रहे हो, हमको फ्रिज खरीदना है, हमें रेफ्रिजरेटर खरीदना है, ठीक है, अपने फैमिली के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो उनके लिए जो हम अपना लोन ले रहे हैं, मतलब जो अपने कंजप्शन के लिए लोन ले रहे हैं, वो आपका किसके अंदर आता है? कंजप्टिव लोन के अंदर आता है। अगला आता है आपका अनप्रोडक्टिव लोन। अनप्रोडक्टिव लोन जो होता है ना, ये इस टाइप का लोन होता है, जैसे मान के चलिए कि हमारे यहाँ मैरिज है, ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई इमरजेंसीज हो गया, या फिर कोई फैमिली फंक्शन है, कोई डेथ कर गया, तो उसके केस में जो हम लोन लेते हैं दैट इज़ वो किसके अंदर आता है? अनप्रोडक्टिव लोन के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर एवरीवन? तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस 3 टाइप के लोन हो सकते हैं, प्रोडक्टिव लोन, कंजप्टिव लोन और आपका अनप्रोडक्टिव लोन। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। अब देखिए एग्रीकल्चरल फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेस हैं। चलिए तो 1 मिनट का लेते हैं ब्रेक। तो गाइज़ आपको होप सो इतनी बातें समझ में आ गई होगी, मज़ा आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं मन में है तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल फाइनेंस कवर कर दूंगा ओनली 2 लेक्चर के अंदर। तो थोड़ा सा टाइम लेके जाएगा, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, आराम से चलेंगे, ठीक है। थोड़ा आप अगर पैसेंस के साथ लेक्चर को देखिएगा तो पूरा का पूरा सब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम के अंदर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो? स्टार्ट करें अपना अगले टॉपिक को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि अपना है सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। अब क्या सोर्स हो सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि जो आप लोन लेते हो, जैसे आपने बताया था ना मैंने आपको कि कैपिटल जो होता है आपका 2 टाइप का होता है, ओन कैपिटल होता है और एक क्रेडिट कैपिटल होता है। अब क्योंकि ओन ये तो हमारा खुद का पूंजी हो गया, जो आपका क्रेडिट कैपिटल है मतलब जो लोन है वो कहाँ से ले सकते हैं? 2 सोर्स से ले सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ले सकते हैं, है ना। नॉन में तो आपका फैमिली हो गया, रिलेटिव हो गया, ये सब आ जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर आपके क्या आते हैं? जैसे आपका बैंक हो गया, ठीक है, वो इसके अंदर आता है, ठीक। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। चलिए इसको मैं कर देता हूँ इरेज। नाउ बोलता है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है? तो ये ऐसा क्रेडिट होता है, ऐसा लोन होता है जिससे हम मनी लेंडर, फैमिली, फ्रेंड, ट्रेडर्स, लैंड ओनर्स, ठीक, कमीशन एजेंट और नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, कुछ एफपीओ से हो गया, तो वहाँ से अगर हम कोई लोन ले रहे हैं तो वो किसके अंदर आते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर आते हैं। ये पहले के ज़माने में क्योंकि हमारे पास बैंक नहीं हुआ करता था तो हम क्या करते थे आपको पता है, तो बाटर सिस्टम तो जानते ही, इससे पहले था हमारा बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम में क्या करते थे हम कि भैया आपके पास मान के चलिए मेरे पास गेहूँ बहुत ज़्यादा है, मतलब राइस मेरे पास ज़्यादा है, आपके पास गेहूँ ज़्यादा है, तो हम क्या करते थे? हम ये करते थे कि भैया हम बदले में आपसे गेहूँ ले लेते हैं, आप बदले में हमसे
चावल ले लीजिए। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम, मतलब एक्सचेंज करना, ठीक है। लेकिन बाद में फिर हम क्या किए, हमें मान के चलिए कि नीड होने लगा, मान के चलिए पैसा का कुछ नीड हो गया, हमें इमरजेंसी में अगर कोई पैसा चाहिए तो हम क्या करते हैं, बैंक का क्योंकि प्रोसेस लंबा होता है, आपको पता है कि बैंक से इतना आसान से आपको लोन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको लंबा एक प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होता है, जांच पड़ताल होता है, उसके बाद ही बैंक जो है वो लोन अप्रूवल करती है, तो काफ़ी टाइम लगता है उसके अंदर। लेकिन अगर मान के चलिए अभी भी आप लोग करते होंगे कि भैया एक रूम में 4 लोग रह रहे थे, एगो बंदे को पैसा की ज़रूरत पड़ा तो ये इससे फ़ोन कर लिया कि भैया थोड़ा सा कुछ पैसा भेज दो, हमें रिक्वायर्ड है, मैं तुझे कुछ टाइम के बाद दे दूंगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हो आप, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का यूज़ कर रहे हो। आपके मान के चलिए आपको पढ़ाई करनी थी, ठीक है, आपकी कॉलेज में सेमेस्टर फी पे करना है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पापा पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई रिलेटिव से पैसा ले लेंगे, ठीक है। तो ये किसका यूज़ कर रहे हैं, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। समझ में आ रहा है बातें कि नहीं आ रही है आपको। चलिए 9, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भैया कि हमें पहले जो था, हम इस टाइप के सोर्सेज का यूज़ किया करते थे जब हमारे पास बैंक या कॉमर्शियल सेक्टर हमारे पास नहीं हुआ करता था, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ तक, या नहीं आया बात आपको। चलिए वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि इसका मेरिट क्या है भैया। अगर हम ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या मेरिट है, ठीक है। इसको करता हूँ मैं इरेज और समझाता हूँ आपको कि इसका मेरिट क्या होता है। मेरिट ये है कि भैया एक तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, आपको उतना माथामारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए उसको थोड़ा सा रो दीजिए, थोड़ा सा इमोशनल बातें कर दीजिए, भैया वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएगा और आपको पैसा दे देगा, ठीक है। दूसरा कि ये काफ़ी सिंपल प्रोसीजर होता है, आराम से आपको मिल जाएगा, कोई दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा मतलब कोई गारंटी, कोई मोर्टेज ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये थोड़ा, आपको बस वो जान पहचान का होना चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन आप किसी आप साहूकार से ले रहे हो तो बदले में कुछ दे दीजिए और वो बदले में आपको पैसा दे देगा। लेकिन किसी रिलेटिव से ले रहे हो तो वो क्वाइटली ईजी होता है, ठीक है। अगला आता है ईजी एक्सेस, ठीक। जैसे आराम से मान के चलिए कि आज शाम में आप आराम से कुछ कर रहे थे, अचानक से किसी का तबीयत ख़राब हो गया, आपको 12 बजे रात में पैसे की ज़रूरत पड़ा तो आपने उसको आराम से एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि अगर आप डिपेंड रहते इंस्टीट्यूशनल सोर्स के ऊपर, तो ये 12 बजे रात में कोई बैंक थोड़ी खोली होती है, बैंक तो बंद होती है, तो उस टाइम आपको दिक्कत होता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत नहीं होता, आराम से में एक्सेस हो जाती है, नो रेस्ट्रिक्शन। अब बैंक से आप लोन ले रहे हो, मान के चलिए आप बैंक के पास गए, बोले कि भैया हमको लोन चाहिए, हमको मुर्गी फार्म का खोलना है, एंटरप्राइजेस। लेकिन वो आप अगर उस पैसे को लेके उससे मस्ती कर रहे हो, कार खरीद रहे हो, फॉर्चुनर खरीद रहे हो, तो भैया फिर आप फंस जाओगे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है, जिस काम के लिए आप लिए हो उसी काम के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने पैसे लिए, हो सकता है उसके लिए आप उसको मल्टीपल यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। दूसरा कंजप्शन लोन, ठीक है, मतलब कि इसको आप खुद के कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। कोई मतलब आपको हमको सेलिब्रेशन करना है, कोई मैरिज है ना, कोई डेथ सेरेमनी है, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई मतलब यहाँ पे आपको रोक टोक नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो मतलब इनके जो मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको आसानी से मिल जा रहा है, कोई प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करनी पड़ रही है ना, ना कोई रेस्ट्रिक्शन है आपको, है ना। आप इसको खुद के पर्सनल यूजेस के लिए लोन आप आराम से ले सकते हो। लेकिन जितना मेरिट है ना, उतना इसका डिमेरिट भी है। अब खुद सोचिए कि पैसा आप किसी से मांग रहे हैं, तो पहली बात कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा डाउन तो होता है ना कि यार इतना हो गया लेकिन अभी तो पैसे नहीं मांग रहा है। अगर आप टाइम पे उसको रिपे नहीं कर रहे हो तो उससे भी आपका एक इमेज ख़राब होगा, बाद में वो इंसान आपको ताना देगा, है ना। कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती है। अगर आप उसको नहीं दे रहे हो टाइम पे लोन, तो वो क्या करेगा, आपका जो ज़मीन है उस पर वो हथिया लेगा, ठीक है। और कई बार आज होता भी ऐसा है कि मान के चलिए हमारे पापा लोन लिए थे, मतलब ऐसा मान के चलिए एग्जाम्पल, है ना, वो नहीं रिपे कर पाए, उनका डेथ हो गई, तो भैया उनके बेटे को भी वो चुकाना पड़ता है। तो वो जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता है, आगे बढ़ता हो जाता है, ठीक है। तो इनके सॉरी, तो इनके कई सारे डिमेरिट भी होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आराम से मिल जा रहा है, भैया सब कुछ सही है, दोस्त से मांगे फ़ोन करके दे दिया, तो जितना आसान है उतना इसके डिमेरिट भी हैं। एक टाइम पे दोस्त भी आपको मांगना स्टार्ट कर देगा, वो भी आपको एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, तो इनका डिमेरिट क्या है। सबसे पहली बात, एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो उनके मन में इंटरेस्ट है वो आपको आप पे थोप देंगे कि ठीक है 12% ब्याज पे आप ले जाइए,
12% का इंटरेस्ट आप पे थोप देंगे। तो जो उनके मन में आ रहा है वही रेट आप पे ऊपर लगा देंगे। आपको अल्टीमेटली आपको इमरजेंसी में लेना था तो आप पैसा ले लेंगे और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा आ गया इन डिबेट, है ना, इनडेप्टनेस। ठीक है। इनडेप्टेडनेस का मतलब होता है कि मान के चलिए कि अब जाहिर सी बात है कि आप पैसे ले लिए, आपने मान के चलिए पैसे लिए थे आप फसल लगाने के लिए, आपने फसल लगाया, लेकिन बाई फसल वो है कि भैया मान के चलिए अचानक से मौसम ख़राब हुआ, हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब बैंक क्या करती है इस केस में, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देती है कि भैया ठीक है आप टाइम ज़्यादा ले लो बट लोन हमको रिपे कर देना। लेकिन अब क्योंकि आप किसी साहूकार से, किसी आप दूसरे पर्सन से लिए हो, ठीक है, आपकी ये बोल के कि हम 5 महीना में आपको पैसा वापस कर देंगे, लेकिन हुआ क्या कि आपने फसल लगा लिया, फसल हमारा वेस्ट हो गया, मतलब उससे हमें कुछ मिला नहीं। अब ये 5 महीने बाद हमारा भैया पैसा मांगने आ जाएगा, तो अब क्या होगा कि बर्डन हमारा बढ़ने लगेगा। ठीक है, सही जाहिर सी बात है, ये तो होता ही है, आज भी होता है, और हमारा फिर किसान अल्टीमेटली सुसाइड कर लेता है। ठीक। दूसरा लॉस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब क्योंकि आप फेल्योर हो गए हो, उसको टाइम, जिस टाइम पे आपने उसको देने का वादा किया था आप उसको उस टाइम पे लोन नहीं दे पा रहे हो, तो वो बदले में क्या करता है भैया कि वो अपना आपका ज़मीन ले लेगा, आपका कुछ वो सोना या कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है वो अपने कब्जे में ले लेगा। तो एक ये भी आपको लॉस होने देखने को मिलेगा, टाइम पे आप उसको प्रॉपर ये नहीं दे पा रहे हो, तो प्लस 10 को गाली सुनने को मिलेगा, वो अलग। अगला आता है माल प्रैक्टिसेस। अब कई बार आप देखेंगे तो जब आपसे वो पैसा ले रहा था तो आपके अंगूठे, आपके कुछ कुछ वो कागजी कार्रवाई लोग करते हैं, जिससे मोस्टली जो आपके लैंड ओनर होते हैं, मोस्टली आपके जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो साहूकार होते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि कुछ कागजी कार्रवाई करते हैं, सिग्नेचर करवा लेंगे, कुछ करवा लेंगे, क्योंकि किसान हमारा उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है और वो उसको मिस यूज़ करते हैं, दैट इज़ मिस यूज़, है ना, उसको वो कहीं दूसरी जगह पे यूज़ कर लेंगे, सिग्नेचर आपका, थंब आपका, है ना, और वो कागज़ को कहीं और वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग माल प्रैक्टिसेस, वो गलत मिस यूज़ करना वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अगला आता है एक्सप्लॉइटेशन, कि ठीक है अब उसको टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, तो वो लैंडलॉर्ड्स हो गया चाहे लेंडर हो गया, वो क्या करेगा, आपको प्रताड़ना देगा कि भैया जल्दी से दे दो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके बदले में, मान के चलिए कि आपने फसल लगाया था ये सोच के कि इससे हम अच्छा खासा 5-10 हज़ार रुपये इनकम कर लेंगे, लेकिन आपका जो साहूकार है, लेंडर है, ठीक है, वो क्या किया, आपको एक्सप्लॉइटेशन कर लेगा, आप पे वो प्रताड़ना करने लगा कि भाई हमको जल्दी दे दो, काम है ऐसे वैसे। तो जो फसल को आप 50 रुपये बेचना चाह रहे थे, अल्टीमेटली उसको आप सस्ते में बेच दोगे ताकि जल्दी से इसका हम लोन जो है वो रिपे कर पाए। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आपको नुकसान देखने को मिलेगा, एक्सप्लॉइटेशन। अगला आता है बॉन्डेड लेबर। अब कई बार क्या होता है कि मान के चलिए आपके पापा लोन लिए थे, वो नहीं चुका पाए, इन केस उनकी डेथ हो जाती है, तो ये लोन आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा कि आपको ये रिपे करनी है भैया। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो आपके एक बच्चे के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जनरेशन बाय जनरेशन आपका चलता जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे ही आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो ये लॉट्स ऑफ हमारा डिमेरिट होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का। तो अब इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पास एक बेस्ट सोर्स आता है लोन लेने का। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मतलब प्रक्रिया, अच्छा खासा टाइम आपको लगेगा, लेकिन ये अच्छा सोर्स होता है ना, जहाँ पे आपकी बात जो है वो बैंक समझती है प्रॉपर, आपको एक अच्छा टाइम, है ना, आपके सोर्सेज को देखते हुए वो प्रोवाइड करती है। दैट इज़ हमारा इंस्टीट्यूशनल लोन, जिसके अंदर हमारे कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, हमारा कोऑपरेटिव बैंक आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बातें आपको। स्टार्ट करें अपने सेशन को, मज़ा आ रहा है आपको पढ़ के। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है। तो इनके एक जो आपका रफ जो हमारा चार्ट है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कैसे काम करता है ये। सबसे पहले आपका बैंकों का बैंक जान पे करते हैं आरबीआई है, ठीक है, सबको ये हैंडल करती है ना। अब ये जो है वो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ये नाबार्ड को अपना देती है ना। अब नाबार्ड के पास 3 तरह के बैंक काम करते हैं, कमर्शियल बैंक, है ना, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होता है ना, आपका रीजनल रूरल बैंक ये काम करता है। ठीक है, अब ये जो आपका रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है,
ये दो टाइप के आपको लोन दे सकता है, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट और एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म अगर आपको चाहिए तो अब आपके स्टेट के अंदर एक कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक खोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे तो स्टेट लेवल पे है ना, आपके मोस्टली विलेज लेवल तक, आपके स्टेट से आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही ये सारे बैंक काम करते हैं। मतलब फैसिलिटी आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ पहुँच गया, अगर आपको शॉर्ट लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो आप जाएंगे किसके पास, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे। ये क्या करते हैं, मोस्टली ये अपना फंड है वो ट्रांसफ़र करते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और यहाँ से हमारा डिपॉजिटर और ब्रोवर को ये प्रोवाइड होता है। मतलब ये प्रॉपर ये स्टेप में होता हुआ ये आता है। पहले है ना, आरबीआई नबार्ड से, नबार्ड को मिला, फिर नबार्ड कहाँ ट्रांसफ़र किया, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से। यहाँ से फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको फिर फाइनली इनके पास आना पड़ेगा, ठीक है, इनके पास आना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसे काम करता है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आपको आप जाइएगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के पास, ये जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास, ये जाएगा स्टेट के पास, यहाँ से जाएगा फिर आपका नबार्ड के पास, नबार्ड जाएगा आरबीआई के पास, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारा जो है स्टेप जो है फॉलो किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नौ, अब हम बात करें कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप में, जैसे कि आपको शुरू में बताया मैंने आपको कि कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, है ना, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक आपको पता है कि ये वो बैंक होते हैं जो रूरल को एरिया में क्रेडिट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब ये बैंक जो हैं ये अच्छे लेवल, मतलब आपके कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे आपका कौन कौन बताइए, कमर्शियल बैंक का नाम क्या हो गया, पीएनबी हो गया आपका, है ना, एसबीआई हो गया आपका, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, पीएनबी हो गया, तो ये है ना। इसके अलावा आपका एचडीएफसी, लेकिन ये तो आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बैंक है, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, आपको पता है 1969 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1969 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो अब क्योंकि जब ये नेशनलाइज हुआ तो अब आपको पता है कि हर फार्मर तक, हर वो रूरल पीपल तक हमारा बैंक का फैसिलिटी पहुंच सके, इसलिए बहुत सारा देखिए मोस्टली जो हमारे बैंक होते हैं ना, वो अपने ब्रांचेस को ये शहरों में नहीं खोलते, ज़्यादातर उनके ब्रांचेस आपको रूरल एरिया में देखने को मिलेंगे। मतलब ग्रामीण एरिया में आपको उसका ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, ताकि आपका जो फार्मर है उनको आसानी से जो लोन है, जो फैसिलिटी है बैंकिंग का, वो मुहैया कराया जा सके, ठीक है। समझ में आ गया। ये डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2022 का डेटा है, ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। अब देखिए जो कमर्शियल बैंक है ना, ये 3 टाइप के आपको मोस्टली लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म आपको जैसे शुरू बताया था मैंने, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जो लोन आता है, पहला आता है शॉर्ट टर्म लोन, आपको पता है इसके अंदर हम मोस्टली 15 महीनों के लिए लेते हैं, और इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब आता है आपका। मीडियम टर्म लोन आपको पता है, आपको यहाँ पे 15 महीना से 5 साल के लिए होता है ये, ठीक है, जिसके अंदर हमें लैंड के लिए मतलब कुछ अगर कैटल खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है, इनके लिए हमें प्रोवाइड की जाती हैं, आपको मैंने शुरू में बताया था। अगला आता है डायरेक्ट फाइनेंस, ठीक है। डायरेक्ट फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए हमें अगर ट्रैक्टर खरीदना है, हमें कोई पंप सेट खरीदना है, ठीक है, हमें अगर कुआं का कंस्ट्रक्शन करवाना है, बोरवेल करवाना है, ट्यूबवेल खुदवाना है, तो हम अगर कोई प्लॉइंग खरीदना है या फिर कोई एनिमल खरीदना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम बैंक से जाके फाइनेंस का सहारा ले सकते हैं, मतलब आप इससे जाके लोन ले सकते हो, ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी होते हैं, जैसे ये हमारा बैंक जो है वो एफसीआई को, ठीक है, एनएससी को प्रोवाइड करती है, कुछ ये आपके स्कीम लाते हैं उसके थ्रू आपको मिल जाता है, तो ये इनडायरेक्ट सोर्स हो गया। कुछ अब ये आपके प्रोग्राम लॉन्च करेंगे उसके तहत मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आप किसी योजना के थ्रू ले रहे हो, कोई स्कीम के थ्रू ले रहे हो, दैट इज इनडायरेक्ट फाइनेंस के अंदर आते हैं। और जो आपके सिंपल दैट आप बैंक से मान के चलिए, बैंक के पास गए, बोले भैया हमको ये गौशाला खोलना है, या फिर हमें बोरवेल करवानी है, हमें ट्रैक्टर खरीदनी है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट बैंक से लोन ले सकते हो। एक ये भी तरीका है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब कहीं ना कहीं जो आपके बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, मतलब जो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लेंदी जरूर है, इनका प्रक्रिया थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बैंक से लोन लेना, लेकिन होता बहुत ही अच्छा है, ठीक है, सेफ है। मान के चलिए उसमें आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे योजना है जिसके तहत आप लोन लीजिएगा, और मान के चलिए उस लोन के तहत आपने टाइम पे रिपेयर नहीं कर पाए क्योंकि आपका फसल ख़राब हो गया, टाइम पे नहीं वो
मतलब किसी क्लाइमेट कंडीशन की वजह से वो ख़राब हो गया फसल आपका, उससे आप सेल नहीं कर पाए, तो आपको बैंक एक्स्ट्रा टाइम देती है लोन रिपे करने का। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नो, अगला हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कोई टॉपिक तो छूट नहीं रहा है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा लीड बैंक स्कीम। ठीक है, लीड बैंक स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंट आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, इसको लिखा हुआ आप बाद में पढ़िएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नो, अगर मैं बात करूं लीड बैंक स्कीम, तो लीड बैंक स्कीम की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये स्कीम हमारा कब आया था, तो पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, ये स्कीम हमारा 1969 के अंदर आया था। लीड बैंक स्कीम कब आया था, 1969 में आया था। अब इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी की तरह समझिए इसको। लीड बैंक स्कीम के लिए हमारे पास एक कमेटी बनाया गया, है ना, एक कमेटी बनाया गया। उस कमेटी का नाम था दैट इज़ गैडगिल कमेटी। ठीक, कमेटी का नाम याद रखिए, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, गैडगिल कमेटी। ये इस्टेब्लिश किया गया। ये कमेटी को ये बोला गया कि भैया आप जाइए और चेक कीजिए रूरल एरिया में कि बैंक जो है वो सक्सेस है भी कि नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इनको क्या बोला गया, गैडगिल कमेटी को, भैया आपको जाना है ग्रामीण क्षेत्रों में और पता करना है कि वहाँ पे बैंक जो है वो अच्छा से अपना सुविधाएं दे पा रहे हैं, अच्छे से सेवाएं दे पा रहे हैं, उनसे किसानों को फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये गैडगिल कमेटी को कहा गया। गैडगिल कमेटी हमारा जाता है गाँव में और ये पता करता है, सर्वे करता है, और सर्वे करने के बाद इनको ये पता चलता है कि ओनली 0.5% ऐसे बैंक हैं जो मतलब काम कर रहे हो, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब सोचिए कितना गंदा स्थिति रहा होगा कि ओनली 0.5% बैंक जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी सारा का सारा बैंक आपका मतलब अपने पॉलिटिशियन को, है ना, जो बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन है उनको लोन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हमारा किसान कोई बेनिफिट नहीं, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं। तो बहुत ही मतलब गंदा स्थिति रही। तो ये आता है हमारा गैडगिल कमेटी और रिपोर्ट देता है कि भैया 0.5% केवल बैंक है जो अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो ये रिपोर्ट देने के बाद इनकी कहानी हो जाती है ख़त्म, और फिर एक न्यू कमेटी बनाया जाता है इसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद एक न्यू कमेटी बनाया गया जिसका नाम था एस नरीमन कमेटी। ठीक है, एस नरीमन कमेटी। अब ये कमेटी का बोला गया, इस कमेटी को ये बोला गया कि कोई क्वेश्चन बताया गया, भाई एक रास्ता बताया गया कि आप मुझे ये बताइए कि भैया जो रूरल एरिया है वहाँ पे किस तरीके से बैंक का एक्सेसिबल किया जाए, मतलब किस तरीके से बैंक को हम काम करवाएं कि हर एक लोगों तक हमारा सुविधा पहुंच सके। तो एस नरीमन कमेटी को इससे पूछा गया कि भैया मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई तरीका बता सकते हैं जिसके तहत हम पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की जो सुविधाएँ हैं हर एक किसानों तक, हर एक लोगों तक पहुँचा सके। तो इन्होंने एक सजेस्ट किया, दैट इज़, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका सजेशन था, दैट इज़ टारगेट एरिया अप्रोच। ठीक है, टारगेट एरिया अप्रोच। इन्होंने क्या सजेशन दिया कि टारगेट एरिया अप्रोच मतलब कि सबसे पहले हम एक एरिया को टारगेट करेंगे। इन्होंने क्या बताया, सुनिए इनका सॉल्यूशन कितना मस्त था कि सबसे पहले एक एरिया टारगेट करेंगे, उस एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट होगा हमारा, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे बैंक जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, मतलब जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ध्यान सुनिए कि भैया जब एस नरीमन कमेटी को बनाया गया तो इनसे पूछा गया कि बताओ कोई रास्ता है इसका, कि हम कोई बताओ तरीका जिसके तहत हम हर एक लोगों तक जो सुविधाएं हैं बैंक का वो मुहैया करा सके। तो इन्होंने क्या सजेशन दिया, टारगेट एरिया अप्रोच। तो इनके तहत बोला गया कि उस एरिया को टारगेट कीजिए, है ना, उस डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कीजिए जहाँ पे कोई बैंक, उस मान चलिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा बैंक होगा जो डेफिनेटली अच्छा तरीके से काम कर रहा होगा, उसको चूज़ करके उसको बना दीजिए लीडर, वहाँ का उस डिस्ट्रिक्ट का लीडर बना दीजिए। अब ये लीडर बन जाएगा तो ये जो लीडर बैंक है वो बाकी जो बैंक हैं उनको चेक करेगा, उनका स्टेटस चेक करेगा, उनको वो रेगुलेट करेगा, और जब इनके ऊपर प्रेशर आएगा, ये रेगुलेट करने वाला बैंक हमारा आ चुका है, तो डेफिनेटली ये अच्छे तरीके से काम करेंगे।
ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा लीड बैंक स्कीम। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ एक शॉर्ट में, और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसको भूलना नहीं है। सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि लीड बैंक स्कीम कब स्टेब्लिश हुआ था, 1969 के अंदर। इनके तहत एक कमेटी बनाई गई थी, गैडगिल कमेटी, और ये कमेटी जो है वो इनको बोला गया कि आप जाइए गाँव में सर्वे कीजिए कि कितना % बैंक जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि केवल 0.5% बैंक ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इनके बाद एक और कमेटी बनाया गया, दैट इज एस नरीमन कमेटी। इन्होंने इनसे पूछा गया कि बताओ कि क्या ऐसा तरीका है जिसके तहत हम जो सुविधाएं हैं वो हर एक लोगों तक पहुंचा सके रूरल एरिया के अंदर। तो इन्होंने एक सजेशन दिया, टारगेट एरिया अप्रोच। इनके तहत किसी एरिया के किसी डिस्ट्रिक्ट में जो बैंक अच्छे काम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको लीडर बना दीजिए, और उसके तहत बाकी बैंक हमारे काम करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल लीड बैंक स्कीम। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मज़ा आया पढ़ के? ऐसे ही पूरा फाइनेंस है, मज़ा आएगा आपको पूरा पढ़ के। मतलब अगर आप सोचो ना कि अगर समझने का मौका मिलेगा कि बैंक कैसे काम करती है, रेपो रेट क्या होता है ना, तो मतलब एक अलग ही मज़ा आता है कि भैया किस तरह से हमारे बैंक जो है वो काम करती है। तो ये सब जानोगे ना, तो आपको मतलब लगेगा कि जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है, मज़ा आता है भाई। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एग्रीकल्चरल फाइनेंस को एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, डीपली अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा जानने की कोशिश करो कि बैंक कैसे काम करती है, एटीएम सब क्या होता है। मज़ा आता है आपको पढ़ के, रियली मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस, आगे बढ़े। चलिए, अगला आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ भी समझने वाली बातें हैं आपको। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ कोऑपरेटिव बैंक, तो इसको आप बाद में देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव बैंक होता है क्या है। ठीक है, देखिए कोऑपरेटिव बैंक की अगर मैं बात करूं, नाम से पता चल रहा है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई एक उसका राजा नहीं होगा, कोई इसका फाउंडर नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं सुधा डेयरी, ठीक है, अमूल डेयरी, है ना, इसके अलावा बात करें अगर हम कोई भी और डेयरी सेक्टर, नाम मदर डेयरी हो गया, तो ये वो सोसाइटी है जिसका कोई फिक्स आदमी मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत लोगों ने इसको मिल के खोला है। ठीक है, बहुत लोग इसमें, बहुत सारे लोग मिले हैं, अपना पूंजी लगाए हैं, उसके बाद हमारा जाके सोसाइटी डेवलप हुआ है। तो ये यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल इसका मुखिया या इसका कोई फाउंडर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान के चलो PW है ना भाई, फिजिक्स वाला, उसके फाउंडर तो हैं अलग पांडे, है ना, अलग पांडे सर। लेकिन क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा काम ये खुद किए हैं, कहीं ना कहीं इनका सारा दिमाग, इनके पीछे जितने चीज़ें एफर्ट होंगे वो कहीं ना कहीं इन्होंने लगाया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये डायरी के अंदर क्या होता है कि ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग मिले, उसके बाद एक सोसाइटी की उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कर दी। इसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो काम करता है। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना, मतलब कि बहुत सारे लोकल कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। पहले कलर चेंज करता हूँ, इसको आपको फिर समझाता हूँ। ठीक है, कौन सा कलर लूँ, वेरी गुड। देखिए बहुत सारे मान के चलिए कि लोकल कम्युनिटी के लोग मिले, और बहुत सारे लोकल कम्युनिटी के लोग मिल के, है ना, एक बैंक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बैंक स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब ये बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये बैंक का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि प्रोवाइड करना बैंकिंग सर्विसेज को, किनको, ये लोकल कम्युनिटी के लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला कि भैया लोकल कम्युनिटी के कुछ लोग थे, इन्होंने अपना कुछ पैसे लगाए और फिर इन्होंने एक बैंक की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। और ये बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि ये जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसमें आपका डिपॉजिट हो सकता है, इसमें आपका लोन हो सकता है, इसमें आपका फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि ये जो अब आप बोल रहे हो सर कि लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, इनमें कुछ खास क्राइटेरिया होता है क्या? होता है। ये हो सकते हैं कि एक ऑक्यूपेशन के लोग, मतलब बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर ने अपने अब मिल के इन्होंने एक स्टार्ट करा बैंक को। ठीक, तो एक प्रोफेशन के लोग हो सकते हैं, एक कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं। ठीक है, सभी का इक्वल शेयरिंग यहाँ पे होता है। ठीक है, सब अपना जो इंटरेस्ट है वो कॉमन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जो आपका कोऑपरेटिव बैंक होता है ना, इसका ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं होता है कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, कभी भी नहीं होता है। मतलब आपका कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो कभी भी, इनका ये नहीं एम होता है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से अर्न करना है।
ठीक है, ये प्रमोट करते हैं आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ठीक है, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्रमोट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नो। अब देखिए, ये था हमारा ओवरऑल कोऑपरेटिव बैंक। अब इसको थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर देते हैं कॉमर्शियल बैंक के साथ। गाइस पहले मुझे आप ये बताओ कि क्या आपको कोऑपरेटिव बैंक समझ में आया, होता क्या है? नहीं समझ में आया, मैं रिकॉल करवा दूँ एक बार फिर से। रेडी हो आप लोग? चलिए देखिए क्या बोला मैंने आपको कोऑपरेटिव बैंक में ये बताया था कि मान के चलिए बहुत सारे लोकल कम्युनिटी के लोग जो कि एक प्रोफेशन के हैं, एक कम्युनिटी के हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक बैंक की स्थापना करनी है। तो ये अपना कुछ पूंजी लगाए और पूंजी लगा के इन्होंने एक बैंक, जो हमारा ग्रामीण बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक मान के चलिए, उन्होंने उसकी स्थापना कर दी। अब ये बैंक का ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं होगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, ये नहीं होगा। इसका केवल मोटिव ये होता है कि किस तरीके से हम बैंकिंग की जो सर्विसेज है ना, वो हम इस लोकल कम्युनिटी तक पहुंचा सके। जैसे में आपको अगर किसी किसान को लोन चाहिए होगा, किसी किसान को कुछ फैसिलिटी चाहिए होगा, तो ये उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आज कई बार देखेंगे इसका छोटा सा डिमेरिट भी ये है कि आजकल बहुत सारे लोग इसमें अपना पूंजी नहीं डालना चाहते, क्योंकि आप यहाँ के जो सीईओ होगा, जो ये होगा, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का आदमी होता है। जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, वो अपने आदमी को यहाँ पे सीईओ बना देता है, ठीक है, एमडी बना देता है। और बाद में फिर ये जो लोन होते हैं, ये बैंक जो है वहाँ मोस्टली वर्क करने लगती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है, पॉलिटिशियन के लिए मोस्टली वर्क कर लगते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो फार्मर के लिए लोन देना था, जो फार्मर के लिए काम करना था, जो लोकल कम्युनिटी के लिए काम करना था, वो कहीं ना कहीं नहीं, वो मतलब वो चीज़ नहीं हो पाता है। ये इसकी डिमेरिट है, ये इनकी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। अब अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ एक छोटा सा कि भैया कोऑपरेटिव बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ क्या रिलेशन है, मतलब किस तरीके से दोनों में डिफरेंस होता है, तो कमर्शियल बैंक देखिए क्या इसका काम होता है। मान के चलिए कि एक कोई शेयर होल्डर है, ये मान के चलिए कोई शेयर होल्डर है, इन्होंने क्या किया, एक बैंक स्थापित किया, मान के चलिए वो एचडीएफसी बैंक है, इन्होंने एचडीएफसी बैंक की स्थापना कर दी। अब ये बैंक का मोटिव ये नहीं रहेगा, कमर्शियल बैंक के अंदर ये मोटिव नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न नहीं करनी है। भैया कमर्शियल बैंक काम ही करती है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो इसका काम ये रहेगा कि भैया किस तरीके से हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सके, बस इस वो ये इस पे काम करती है, ठीक है। तो ये आपका आता है, दैट इज कमर्शियल बैंक, ठीक, समझ में आ गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इसको पहले इरेज कर देता हूं, एक यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं जो बताया आपको है ना कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ था कि मेन पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू प्रोवाइड रूरल क्रेडिट एट लोवेस्ट कॉस्ट, है ना, लोवेस्ट कॉस्ट पे हमें जो है वो रूरल क्रेडिट यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। नाउ देखिए क्या है, सबसे पहले अगर मान के चलिए कि हमें शॉर्ट टर्म लोन लेना है या फिर मीडियम टर्म लोन लेना है, तो ये कहाँ से आता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी जो कि विलेज लेवल पे काम करती है। इसके ऊपर होता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसके ऊपर होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। तो जब भी हमें शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो आपका कोऑपरेटिव बैंक है वो सबसे पहले प्रोवाइड करता है स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक को, स्टेट प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करेगा विलेज को, और विलेज जो है वो किसानों तक पहुंचेगा, जो ब्रोवर है उसके तक पहुंचेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए तो सबसे लिए बैठा हुआ है आपको ऊपर में कोऑपरेटिव बैंक के प्रोवाइड करेगा, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक जो कि स्टेट लेवल पर काम करती है। इसके अलावा प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक जो कि डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे काम करती है, वहाँ से फिर आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो मैं बात बताया था ना वो सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कोई इसमें रॉकेट साइंस आपका नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज हम इतने रखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो क्रेडिट वाला पोर्शन था वो लगभग ख़त्म कर लिया है। अगले लेक्चर में हम कुछ जो हमारे कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका आरआरबी हो गया, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं, इसके अलावा नाबार्ड हो गया, केसीसी हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। इसके अलावा आपका एमएसपी हो गया, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है ना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं तबीयत से सही नहीं लग रही है तो मैं इसको आज मतलब कवर कर देता, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। लेक्चर 1 हमारा लगभग आधा पोर्शन को कवर कर दिया है, लेक्चर 2 के अंदर हम मोस्टली पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।